हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया महीना, फरवरी महीने की स्टार्टिंग करेंगे हम लोग 1 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके पत्र पत्रिकाओं में रहे, उन सब पे आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो की महत्ता मैं डेली आपको बताता हूं। यहाँ पर दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई की विभिन्न जो खबरें होती है उन सबको समाहित किया जाता है और ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाता है मैं आपको डेली बताता हूँ। एक बार फिर बता रहा हूँ क्या मिल जाएगा आपको। प्रीलिम्स के फैक्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ से, साथ ही साथ मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है जिनको आप वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं, वो सारे डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 फरवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। उससे पहले मैं आपको घटना चक्र के द्वारा संचालित आरओ नव्य धारा बैच के बारे में एक बार फिर से जानकारी देना चाहता हूं। ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 5 फरवरी से, ये बैच स्टार्ट हो जाएगा और इस बैच में क्या मिलेगा, संपूर्ण कोर्स का वीडियो कवरेज। जितना भी आरओ का पूरा कंप्लीट कोर्स है उसका वीडियो कवरेज होगा यहाँ पर, जिसमें जो जीएस है, जीएस का कंप्लीट कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा क्रैश कोर्स के माध्यम से। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन के वीडियो भी आपको इसमें मिलेंगे और क्या खासियत है, टू द पॉइंट क्लास नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो क्लास होगा, क्लास पर आधारित आपको क्विज भी करवाया जाएगा। यहाँ पर 5 फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम में उपलब्ध होगा। सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी दोनों इसमें समाहित होंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो मटेरियल आपको दिया जाएगा, मटेरियल में क्या दिया जाएगा, जी का 2025 नवीनतम संस्करण, साथ ही साथ करंट क्विज की किताब आपको दी जाएगी, दृष्टि मैगजीन की किताब आपको निःशुल्क पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रदान की जाएगी और यूपी स्पेशल कृषि जनगणना कंप्यूटर पर अति महत्वपूर्ण क्विज भी आपको इस बैच में मिल जाएगा। साथ ही साथ खास बात क्या है, परीक्षा के पूर्व स्पेशल क्विक रिवीजन सीरीज भी चलाए जाएंगे, क्विक रिवीजन सीरीज वीडियो भी आएंगे, जिससे जो आपने पूरा कंप्लीट कोर्स में पढ़ा है उसको एक क्विक रिवीजन सीरीज के माध्यम से आपको सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे और ये वीडियो आपको इसी पैकेज में मिल जाएगा, नवधारा पैकेज में। ठीक है, तो नवधारा बैच से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, एक मैसेज पिन किया हुआ है, उस मैसेज में आप जाइए तो वहां से आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके पूरी डिटेल आप जान सकते हैं नवधारा बैच के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखें तो जो 1 फरवरी का दिन होता है, सबसे पहले हम दिवस से स्टार्ट करते हैं। जो 1 फरवरी का दिन होता है उसको भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पर देखा जाए जो 1 फरवरी है, 1 फरवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक जो है, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, इसने अपना 49वां तटरक्षक स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। ठीक है, कौन सा वर्ष 2025 में भारतीय तटरक्षक द्वारा कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ ले। ठीक है, तो वहां पर टिक कर गया 49, ठीक है, 49वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है, 1 फरवरी 2025 को सेलिब्रेट किया गया है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से दिवस में महत्वपूर्ण हो जाता है, महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, डेट हो गया। अब देख लेते हैं 1 फरवरी का जो दिन है क्यों खास है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या हो सकता है, यहां पर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट क्या है, विश्व पुस्तक मेला। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, 1 फरवरी से 9 फरवरी 2025 तक विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एनबीटी के सहयोग से इसको आयोजित किया जा रहा है। किसके सहयोग से, एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से जो विश्व पुस्तक मेला है इसका आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। देखें तो इसका कार्यक्रम का स्थल क्या है, भारत मंडपम नई दिल्ली। ठीक है, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है, द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। थीम क्या है, इसका थीम है गणतंत्र भारत के 75 वर्षों का उत्सव। गणतंत्र भारत के 75 वर्षों का उत्सव इसका थीम है और यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व पुस्तक मेला। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या चीजें पता चली, विश्व पुस्तक मेला कब से कब तक, 1 से 9 फरवरी के बीच में। उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जा रहा है। कहां इसका आयोजन हो रहा है, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। थीम क्या है, तो गणतंत्र भारत के 75 वर्षों का उत्सव। ठीक है, तो यहां पर इतनी चीजें आपको पता चल गई विश्व पुस्तक मेले से संबंधित। अब दूसरा आयोजन कौन सा है, दूसरे आयोजन के बारे में भी जान लेते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, और यहां पर दूसरा आयोजन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत देखा जाए तो यहां पर इसका आयोजक कौन है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, और सह आयोजक के रूप में देखा जाए तो फ्यूचर पॉइंट सह आयोजक के रूप में है। इनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है नक्षत्र और आरोग्यम 2025। नक्षत्र और आरोग्यम 2025 के आयोजक कौन है, आयोजक कौन है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत देखा जाए इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, और सह आयोजक के रूप में है फ्यूचर पॉइंट। इनके द्वारा नक्षत्र और आरोग्यम 2025 का आयोजन किया जा रहा है।
कहां पर आयोजित किए जा रहे हैं? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि नक्षत्र और आरोग्यम 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। किसके अंतर्गत इसका आयोजन किया जाए, किसका मतलब यहां पर देखा जाए आयोजक कौन है, तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इसके मुख्य आयोजक है। 1 फरवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया जाएगा, यानी कि आज इसका उद्घाटन हो चुका है। तो इतने पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ इंपॉर्टेंट है। खास बात क्या है देखते हैं। आकाशवाणी समाचार का ये ट्वीट यहां पर लगा हुआ है। देखिए, केंद्र ने 4 नए रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है। देखिए 4 नए रामसर स्थल हो गए हैं। अब इसी प्रकार जो रामसर स्थल है उनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? अब पहले 85 थी, ठीक है 85 थी, अब बढ़ के 4 बढ़ गए हैं, तो कितना हो गया? 89 हो गया है अब बढ़ के। अब वो जो 4 बढ़े हैं वो 4 कहां कहां के हैं ये देख लेते हैं। तमिलनाडु में सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु का सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तथा थेराथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये कहां के हैं? तमिलनाडु के हैं। थेराथंगल पक्षी अभ्यारण्य और सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य कहां के हैं? तमिलनाडु के। साथ ही साथ देखा जाए तो सिक्किम में खेचोपलारी आर्द्रभूमि, ठीक है, खेचोपलरी जो आर्द्रभूमि है ये कहां का है? सिक्किम का है। और साथ ही साथ झारखंड में उधवा झील, ये 4 स्थल ऐसे हैं जिनको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। अब देखा जाए जो रामसर स्थल है, रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। अब रामसर स्थल के बारे में एक चीज और जान लेते हैं। जो आर्द्रभूमियों को दर्जा दिया गया है, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? जो 2 फरवरी का दिन होता है ना, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ये आप सब जानते हैं। तो देखा जाए तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस के पूर्व भारत में अब टोटल आर्द्रभूमियों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 89 हो गई है। ठीक है, 89 हो गई है। और 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अब आइए अपनी खबरों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर क्या है? पाली उमरीगर पुरस्कार। अब पाली उमरीगर पुरस्कार जो है ये किसको प्रदान किया गया है? पॉइंट बात कर लेते हैं। करिश्माई तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पुरुष वर्ग में 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के द्वारा, किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा पाली उमरीगर अवार्ड प्रदान किया गया है। किसको? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है पुरुष कैटेगरी में। ठीक है, पुरुष कैटेगरी में प्रदान किया गया है। और वहीं पर महिला कैटेगरी की बात कर लें, महिलाओं में देखा जाए तो स्मृति मंधाना को महिला कैटेगरी में वर्ष 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, खिलाड़ी होने का पाली उमरीगर पुरस्कार प्रदान किया गया बीसीसीआई के द्वारा। तो ये दोनों पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि वर्ष 2023-24 के लिए पुरुषों का पाली उमरीगर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? ठीक है, जसप्रीत बुमराह को, महिलाओं का स्मृति मंधाना को। यह पुरस्कार कब दिया गया? 1 फरवरी 2025 को, यानी कि आज बीसीसीआई का जो अवार्ड समारोह हुआ था उस अवार्ड समारोह में ये अवार्ड दिए गए हैं। अगली खबर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अध्यक्ष को 2 वर्ष का कार्यकाल विस्तार दिया गया है। जो एनएचएआई जो है इसके जो अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, उनका जो कार्यकाल था उसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसके प्रमुख कौन थे? संतोष यादव थे। ठीक है, तो यहां पर देखें केंद्र सरकार ने 31 जनवरी को एनएचएआई प्रमुख संतोष यादव के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी यादव को, यानी कि जो संतोष यादव है ये 1995 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी है, दिसंबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। कार्मिक मंत्रालय ने 17 फरवरी 2025 को 17 फरवरी 2025 से 17 फरवरी 2027 तक इनका कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यानी कि इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, जो संतोष यादव थे इनका कार्यकाल 17 फरवरी को खत्म हो रहा था, लेकिन 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो 17 फरवरी 2025 से लेकर और 17 फरवरी 2027 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 2 साल के लिए। अगली खबर देखें, तेंदुलकर को दिया जाएगा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहां पर इससे संबंधित जो पॉइंट है देख लेते हैं। पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को शनिवार को बीसीसीआई ने वार्षिक समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सचिन यह पुरस्कार पाने वाले 31वें खिलाड़ी होंगे। यानी कि यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जो सचिन है, सचिन तेंदुलकर, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले किस क्रम के खिलाड़ी हैं? 31वें खिलाड़ी हैं। बीसीसीआई ने भारत के पहले कप्तान कर्नल सीके नायडू के सम्मान में 1994 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। ठीक है, जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1994 में। किसके द्वारा की गई थी? बीसीसीआई के द्वारा किया गया था। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, नायडू का वर्ष 1916 से 1963 के बीच 47 साल लंबा प्रथम श्रेणी करियर रहा है। जो सीके नायडू थे ना, कर्नल सीके नायडू, इनका जो
प्रथम श्रेणी में क्रिकेट खेलने का जो करियर था वो 1916 से स्टार्ट होता है और 1963 तक रहता है, यानी कि 1916 से 1963 तक लगभग 47 साल तक लंबा इनका क्रिकेट करियर था। इस वजह से सीके नायडू जी के नाम पर ही लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार स्टार्ट किया गया बीसीसीआई के द्वारा। अगली खबर देखें, इटली ने डीप सीक को ब्लॉक कर दिया है। जो इटली है उसने डीप सीक, यहां पर आप देखिए जैसे चैट जीपीटी होता है ना, चैट जीपीटी, तो वो तो चलो मान लो अमेरिकन है। अब यहां पर डीप सीक जो हाल ही में 3-4 दिन से पिछले चर्चा में है, 3-4 दिन से क्या 1 हफ्ते से चर्चा में चल रहा है डीप सीक, ये चाइना का एआई मॉडल है, ठीक है, और इस चाइनीज एआई मॉडल को इटली ने ब्लॉक कर दिया है। तो उससे संबंधित जो खबरें हैं देख लेते हैं, क्या है खबर जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि डीप सीक कहां का एआई मॉडल है, किस देश का एआई मॉडल है, तो ये चीन का एआई मॉडल है और एप्पल ऐप स्टोर पर इसने चैट जीपीटी को भी रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है। बात करें यहां पर इटली के डाटा संरक्षण प्राधिकरण ने उपयोगकर्ताओं के डाटा की सुरक्षा के लिए चीनी एआई डीप सीक को ब्लॉक कर दिया है। साथ ही इस चैटबॉट को बनाने वाली कंपनी के विरुद्ध भी जांच का आदेश की घोषणा कर दी है। इस ऐप को कुछ दिनों में लाखों लोगों ने डाउनलोड किया है। किफायती होने के कारण डीप सीक के चैटबॉट की जो पकड़ है वो मार्केट में मजबूत हो रही है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये चाइनीज ऐप है तो हो सकता है इटली को इस पर भरोसा ना हो, तो इसी वजह से जिस कंपनी ने इसका निर्माण किया है उसके ऊपर भी जांच बैठा दी है और डीप सीक को भी ब्लॉक कर दिया इटली से। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछ सकता है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने डीप सीक को बैन कर दिया अपने देश में, इटली ने बैन कर दिया है। अगली खबर देखें, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 वित्त वर्ष 2026 में 6.3 से 6.8% की दर से बढ़ सकती है अर्थव्यवस्था, ठीक है। जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025 प्रस्तुत किया गया 31 जनवरी को, ठीक है, 31 जनवरी 2025 को, उसमें बताया गया कि वर्ष 2026 में जो अर्थव्यवस्था है, वित्त वर्ष 2026 जो है उसमें जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 6.3% से लेके 6.8% के हिसाब से ग्रो कर सकती है, ऐसा बताया गया इसमें, ठीक है। यहां पर बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2025 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया गया। कब पेश किया गया? 31 जनवरी 2025 को, डेट याद रखना। बजट से एक दिन पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, देखिए जो बजट होता है ना, बजट बेसिकली हम भविष्य में हमारी क्या प्लानिंग है उसको लेकर होता है, लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये अभी तक हमारा जो पिछले साल हमारा क्या सर्वे रहा, मतलब जब हम बजट पेश कर रहे हैं उसके पहले हमारी क्या लेखा जोखा रहा, उस लेखा जोखा को आर्थिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहां पर बताया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की जीडीपी 6.3 से 6.8% तक की दर से बढ़ सकती है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि युद्ध और तनाव के कारण भू राजनैतिक जोखिम बने हुए हैं, जिससे वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को भी खतरा बना हुआ है, ठीक है। जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी हुई है, युद्ध और तनाव की स्थिति, उससे भू राजनैतिक जोखिम बना हुआ है, जिससे हो क्या रहा है, जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य है उसको भी खतरा बना हुआ है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी सोते जगते आपसे कोई पूछ ले कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में जो भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वो कितना प्रतिशत अनुमानित है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछेगा, सोते जागते कोई आपसे पूछे तो इसको आप टिक करके आइएगा, 6.3 से 6.8 के बीच में आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया है ग्रो करेगा भारत की अर्थव्यवस्था। अगली खबर देखें, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड फील्ड्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए नामित किया गया है, ठीक है। जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है उसके लिए जो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड फील्ड्स है ना उनको नामित किया गया है। हो सकता है, संभावित है कि ये जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी इसको शामिल कर लिया जाए। अभी के लिए देखा जाए तो विक्टोरिया राज्य के ऐतिहासिक गोल्ड फील्ड्स, सोने की खदानों वाले क्षेत्र को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के लिए नामांकित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। यह गोल्ड फील्ड्स विक्टोरिया के मध्य भाग में स्थित है, जिसे गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ने वाला गोल्ड फील्ड्स है, गोल्ड फील्ड्स, ये बेसिकली विक्टोरिया राज्य में पड़ता है और इसको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1850 और 1860 के दशक में गोल्ड रश यानी कि सोने की खोज के कारण आई तेजी के कारण हजारों लोग, जिनमें स्थानीय आदिवासी एवं प्रवासी, इस क्षेत्र में सोने की तलाश में आए थे। तो इस वजह से ये क्षेत्र जो था वो चर्चा का विषय बन गया था। आज विक्टोरिया के गोल्ड फील्ड में पर्यटन हर साल 1.8 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी कि 1.1 बिलियन की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। अब यहां पर देखा जाए जो ये गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, जो ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड फील्ड्स है, वो पर्यटन के क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये कहां पर अवस्थित है? ये अवस्थित है विक्टोरिया राज्य में, जो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य है, विक्टोरिया प्रांत है, वहां पर ये अवस्थित है। और इसको
यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया गया, नॉमिनेट कर लिया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए। तो इस वजह से आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगली खबर क्या है, ब्रिक्स के देशों को ट्रंप की धमकी। अब ब्रिक्स के जो देश हैं, ट्रंप की धमकी क्या है, कितना परसेंट टैक्स लगाने का वो कर दिया है कि कितने परसेंट शुल्क लगा देंगे हम, ठीक है। ट्रंप तो ये शुल्क इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन जानते हैं क्या धमकी दी है। ट्रंप द्वारा 31 जनवरी को डी डॉलराइजेशन के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट करते हुए ब्रिक्स देशों को सख्त चेतावनी दी है। जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने कहा है अगर आप डॉलर को छोड़ेंगे और ब्रिक्स करेंसी की तरफ जाएंगे तो हम आपके ऊपर पेनाल्टी लगा देंगे। पेनाल्टी किस प्रकार की होगी देखते हैं। उन्होंने कहा अगर ब्रिक्स ने वैश्विक व्यापार में मुख्य मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर को हटाने की कोशिश की तो उनके निर्यात पर 100% शुल्क लगा दिया जाएगा, यानी 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा, ठीक है। 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। और ये जो टैरिफ लगाने की धमकी है ना, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के तरीके पर भी कर रहा था विचार। अब देखिए ये धमकी आई किस संदर्भ में है, ये धमकी आई इसलिए है कि जो ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स देशों के द्वारा ये विचार किया जा रहा था कि अपनी खुद की एक ब्रिक्स करेंसी बनाई जाए और डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है, क्योंकि अमेरिका का क्या है, अमेरिका जितना चाहे उतना डॉलर छाप सकता है, ठीक है। अमेरिका जितना चाहे उतना डॉलर छाप सकता है, लेकिन उसका असर अन्य मुद्राओं पर पड़ता है। तो इस वजह से डी डॉलराइजेशन करना चाहते थे और अब अमेरिका की धमकी आ गई है कि अगर डी डॉलराइजेशन होता है तो ब्रिक्स के देशों पर हम 100% टैरिफ लगा देंगे। कई सालों से ब्रिक्स समूह के देश अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही समूह के पास अभी तक एक आम मुद्रा नहीं है, लेकिन इसके सदस्य देश जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, हाल ही में अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना शुरू कर दिया है, यानी कि व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। स्थानीय मुद्रा जैसे भारत जो है वो रुपए में, चीन है युआन में, ठीक है। तो अपनी स्थानीय मुद्राओं में ये लोग व्यापार करना स्टार्ट कर दिए हैं डॉलर से हटके, ठीक है। चलो ये खबर थी। अगली खबर क्या है, अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स ने बनाया स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड। अब अंतरिक्ष में फंसी हुई जो सुनीता विलियम्स है, आपको पता है सुनीता विलियम्स गई थी अंतरिक्ष स्टेशन पर, लेकिन वहां से कुछ कारणों से, तकनीकी खराबियों के कारण से वो वापस नहीं आ पाई थी। तो अब उन्होंने स्पेस वॉक कर एक नया कीर्तिमान रचा है। देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 5 घंटे 26 मिनट, कितना, 5 घंटे 26 मिनट की स्पेस वॉक यानी कि अंतरिक्ष में चहलकदमी को पूरा किया है। और ये जो स्पेस में चहलकदमी है ना, ये टाइमिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टाइमिंग आपके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कितने घंटे की टाइमिंग, 5 घंटे 26 मिनट इन्होंने स्पेस वॉक किया। इस उपलब्धि के साथ उनके कुल स्पेस वॉक का जो समय है वो कितना हो गया है, 62 घंटे 6 मिनट हो गया है, जिससे उन्होंने नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विट्सन का 60 घंटे 21 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके पूर्व अगर जो देखा जाए तो नासा की एक यात्री थी पैगी विट्सन, उनका रिकॉर्ड था 60 घंटे 21 मिनट का। अब उनसे ज्यादा रिकॉर्ड किसका हो गया है, 62 घंटे 6 मिनट का रिकॉर्ड हो गया सुनीता विलियम्स का, ठीक है। सुनीता विलियम्स का रिकॉर्ड हो गया है। और ये कितने घंटे अभी स्पेस वॉक करी है, 5 घंटे 26 मिनट स्पेस वॉक किया। तो इनका टोटल स्पेस वॉक देखा जाए तो कितना हो गया, 62 घंटे 6 मिनट हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए, सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर पिछले साल जून 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। वे बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से 8 दिनों के मिशन पर गए थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण यह यान वापसी के लिए सुरक्षित नहीं रहा। इसी वजह से दोनों अब तक अंतरिक्ष में रुकना पड़ा, ठीक है। और वहां जब रुके हुए हैं तो अपने साथ जो उनका जो एक्सपेरिमेंटल कार्य था उसको भी ये लोग जारी रखे हुए, उसको रोका नहीं इन लोगों ने। अगली खबर देखें क्या है इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा भारत। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं क्या खबर है। युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजित करेगा, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कब इसका आयोजन किया जाएगा, 3 से 7 मार्च 2025 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। और जो बैठक है उस बैठक का विषय क्या है, थीम क्या है, किस थीम पर इसका आयोजन किया जाएगा, तो बैठक का विषय है सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। क्या है, सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, ये इसका थीम है। इसी की थीम पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। और यहां पर देखा जाए तो बैठक में ब्रिक्स देशों के लगभग 45 युवा प्रतिनिधि शामिल होंगे। कितने, ब्रिक्स देशों के
45 युवा प्रतिनिधि यहाँ पर सम्मिलित होंगे। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की जो बैठक है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? डायरेक्टली आपसे पूछ ले तो भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। कब इसका आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो होगा वो 3 से 7 मार्च 2025 के बीच में आयोजित किया जाएगा। इसका विषय क्या है, थीम क्या है? तो सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता इसका थीम है। ठीक है, आगे बात करें, 45 लोग इसमें शामिल होंगे, ब्रिक्स के युवा प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब यहां पर अगला पॉइंट क्या है, अगली खबर क्या है? चक्रीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है उस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। नीति आयोग ने 30 जनवरी 2025 को जयपुर राजस्थान में चक्रीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। किसके द्वारा किया गया है? सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया? परीक्षा में पूछे नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा किया गया। कब किया गया? 30 जनवरी 2025 को किया गया। कहां पर किया गया? जयपुर राजस्थान में किया गया। एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा? कोई कार्यशाला होती है, कार्यशाला के बारे में क्या पूछा जाता है? आपने जब देखा यूपी पीसीएस 2024 का पेपर देखा तो उसमें जो मीटिंग होती है, मीटिंग से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछेगा? यही पूछा गया। कब हुआ, डेट पूछ लिया डायरेक्टली। यूपी पीसीएस 2024 में जब आप पेपर देखेंगे तो करंट अफेयर के लगभग क्वेश्चन जो ऐसे थे उनमें सीधे सीधे डायरेक्टली डेट पूछे गए थे। तो डेट पूछ लिया। 30 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग द्वारा किया गया। कहां पर किया गया? जयपुर राजस्थान में किया गया। कार्यशाला का आयोजन नीति आयोग के राज्य सहायता मिशन के तहत ग्रीन ट्रांजिशन और जलवायु परिवर्तन प्रभाग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था यह भी जान लीजिए। जो नीति आयोग के राज्य सहायक मिशन है ना, इसके तहत ग्रीन ट्रांजिशन और जलवायु परिवर्तन प्रभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो यहां पर किसके द्वारा किया गया यह भी आपको पता चल गया, जिसमें मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये 2 क्षेत्र कौन कौन से थे? एंड ऑफ लाइफ वाहन ELV, साथ ही साथ एंड ऑफ लाइफ टायर यानी कि ELT। तो यहां पर ELV और ELT पर विशेष फोकस किया गया। जो ये आयोजन किया गया था चक्रीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय कार्यशाला, इसमें जो 2 केंद्रीय विषय थे उन केंद्रीय विषयों के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां खासियत क्या है, खासियत जान लेते हैं किसने भाग लिया। तो इसमें निर्माताओं, रिसाइकलर्स, भारत सरकार के अधिकारी और राज्य सरकार के प्रतिनिधि सहित विभिन्न उद्योग हितधारकों ने भाग लिया था। इस जो कार्यशाला था, कार्यशाला का उद्घाटन श्री नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया था। यानी कि जो चक्रीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नीति आयोग के द्वारा किया गया था, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नरेश पाल गंगवार के द्वारा किया गया। और नरेश पाल गंगवार जो है ये कौन है? ये अपर सचिव है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के। ठीक है, जिन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था के महत्व पर जोर दिया। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा आयोजन किया गया, कहां पर आयोजन किया गया, कब आयोजन किया गया, मुख्य विषय क्या था, केंद्रीय फोकस बिंदु क्या था, इन सब के बारे में यहां पर हमने अपने इसी स्लाइड में चर्चा कर ली। मुश्किल से पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट में हमको बहुत ढेर सारे पॉइंट मिल गए और जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगली खबर देखिए क्या है। अमेरिका ग्वांतनामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। जो प्रवासी बंदी गृह है इसकी स्थापना अमेरिका करने जा रहा है। देखें यहां पर पॉइंट क्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा के ग्वांतनामो, जो ग्वांतनामो बे है ये कहां पर अवस्थित है? सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप मैप देखेंगे, ठीक है, आप अपने रूम में मैप लगा रखे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे तो आप मैप में देखिएगा। अमेरिका, यहां पर अमेरिका के पास है क्यूबा, ठीक है, वहीं पर क्यूबा में जो ग्वांतानामो बे है वहीं पर स्थापित किया जाएगा अमेरिका के द्वारा प्रवासी बंदी गृह। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या? अमेरिकी सैन्य अड्डे पर, जो ग्वांतानामो बे है यहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डा है और यहीं पर 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा बनाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की ताजा आदेश 20 जनवरी 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद उनके द्वारा किए गए कई विवादास्पद निर्णयों की श्रृंखला में नवीनतम है। यानी कि 20 जनवरी 2025 को जब ये शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद बहुत से कार्यकारी आदेश पे इन्होंने हस्ताक्षर किए। जैसे जन्मजात नागरिकता का जो कार्यकारी आदेश था उस पर भी हस्ताक्षर किया, माउंट देनाली का नाम चेंज कर दिया, फिर उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज कर दिया और अब उसके बाद जो प्रवासी बंदी गृह है इसकी स्थापना पे, जो स्थापना के लिए ग्वांतानामो जो बे है, ग्वांतानामो बे में
प्रवासी बंदी गृह स्थापित करने के लिए जो कार्यकारी आदेश था उस पर भी हस्ताक्षर कर दिया। और ये सब क्यों किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्यों लगातार हस्ताक्षर करते जा रहे हैं कार्यकारी आदेशों पर? तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का डोनाल्ड ट्रंप का, उसी नारे पर आगे बढ़ते हुए ये इन सब चीजों पर हस्ताक्षर करते हुए जा रहे हैं। आगे देखें, राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले दिन उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के निष्कासी के आदेश पर हस्ताक्षर किया था। यानी कि जिस दिन 20 जनवरी 2025 को इन्होंने राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया, पदभार ग्रहण करने के बाद ही WHO से खुद को अलग कर लिया। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से खुद को अलग कर लिया। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो देखा जाए तो अमेरिका का जो सहयोग होता था ना, आर्थिक सहयोग, वो लगभग 18% होता था और अब ये 18% WHO को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगले 90 दिनों के लिए मिस्र और इजराइल को छोड़कर विदेशी देशों को दिए जाने वाले अमेरिकी सहायता पर भी रोक लगा दी। अमेरिका के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक कार्यकारी आदेश और हस्ताक्षरित किया गया। उसमें क्या कहा गया कि जो अमेरिका, मिस्र और इजराइल है, मिस्र और इजराइल को छोड़कर अन्य देशों के जो एड है, उन एड पर भी, जो यूएस एड होते थे, यूएस एड, इस पर भी कार्यकारी आदेश के तहत 90 दिनों तक रोक लगा दिया गया उसका। ठीक है, उसका रिव्यू किया जाएगा कि कहां पर हमको पैसे खर्च करने, कहां नहीं खर्च करने। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो अवैध प्रवासियों को रोकना डोनाल्ड ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पहल का एक प्रमुख नीतिगत मुद्दा था। अब यहां पर देखिए, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये है यूपी पीसीएस 2020 का PYQ, यूपी पीसीएस 2020 का PYQ है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डायरेक्टली आपसे परीक्षा में पूछा था, शॉर्ट में पूछा था, शॉर्ट फॉर्म मागा क्या है, MAGA, मागा क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा मागा क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यही उसका एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन सही था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगली खबर क्या है, आधार प्रमाणीकरण के उपयोग की निजी संस्थाओं की अनुमति। केंद्र ने आधार अधिनियम के संशोधन कर निजी संस्थानों को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए आधार प्रमाणीकरण के उपयोग करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में आधार अधिनियम की धारा 57 के दुरुपयोग के लिहाज से अति संवेदनशील बताया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था 2018 में अपने फैसले के द्वारा कि जो निजी संस्थान होते हैं वो आपका जो आधार का डाटा होता है ना, अगर जो आप उनको प्रमाणीकरण करने के लिए निजी संस्थाओं को इन्वॉल्व कर सकते हैं तो हो सकता है आपका डाटा लीक हो जाए या डाटा आपका कहीं अन्य जगह शेयर किया जाए, अन्य जगह उपयोग किया जाए। लेकिन अब क्या हुआ है कि आधार से संबंधित निजी संस्थानों को भी इन्वॉल्व किया गया है कि निजी संस्थान भी जो होते आधार प्रमाणीकरण जो है इसका उपयोग करने की अनुमति निजी संस्थानों को भी दे दी गई है। बताया क्या गया, इसके पीछे का कारण क्या बताया गया है कि अब सरकार ने सुशासन, देखिए कह क्या रहे हैं कि सुशासन, सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान संशोधन नियम 2025 के लिए आधार प्रमाणीकरण को अधिसूचित किया है। यहाँ पर जो अधिनियम है, इस अधिनियम को याद रखिएगा और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बताया क्या गया है कि IT मंत्रालय के अनुसार संशोधन का उद्देश्य क्या है, जो ये संशोधन किया गया है कि पहले निजी संस्थानों को जो प्रमाणीकरण होता था उनमें नहीं इन्वॉल्व किया जाता था, लेकिन अब अनुमति प्रदान कर दी गई है कि जो निजी संस्थानों को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। उसके पीछे उपयोग जो कारण है, कारण क्या बताया गया है, IT मंत्रालय के अनुसार संशोधन का उद्देश्य सुशासन, सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान प्रसार को बढ़ावा देने के लिए आधार प्रमाणीकरण के दायरे और उपयोगिता को बढ़ाना है। इससे सेवा वितरण में सुधार के लिए आधार का उपयोग करने की अनुमति मिलती है और इस प्रकार निवासियों के लिए एक विभिन्न सेवा तक उनकी बेहतर पहुंच सक्षम हो सकती है। मतलब जो निजी संस्था है वो भी अब आपसे आधार वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ऐसी अनुमति प्रदान कर दी गई है। होगा क्या कि बेहतर सेवा प्रदान करेंगे, बेहतर सेवा के नाम पर आपका आधार प्रमाण की जो आधार वेरिफिकेशन है वो निजी संस्थाएं भी अब करेंगी। ठीक है, बेहतर सुविधा देने के लिए, ऐसा बताया गया है IT मंत्रालय के द्वारा। तो यहां पर आज हमने अपने इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे उन बिंदुओं पर चर्चा किया। अब यहां पर देखते हैं आज का सवाल, अपने इसी स्लाइड पर आधारित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा गया है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
दूसरा कथन कह रहा है वैश्विक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनावों के भीतर तनावों का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो यहां पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। तो सबसे पहले तो यही गलत हो जाता है कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। भाई तनाव होगा, अगर जो भू राजनीतिक तनाव कहीं पर है पूरे विश्व में, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था है, कहीं पर कोई तनाव, जैसे चीन मतलब मान लीजिए कि अचानक से चीन और रूस के बीच में युद्ध हो जाए, किसी कारणवश युद्ध हो जाता है, वैसे तो होगा नहीं, दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर जो हो जाता है तो हम बहुत कुछ चीन से भी आयात करते हैं, और उसके बाद में आयात भी करते, निर्यात भी करते, और बहुत सी चीजें रूस से भी आयात करते, तेल वगैरह। ठीक है, दोनों प्रभावित होगा। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों चीजें प्रभावित होगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वैश्विक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनावों से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से दूसरा ऑप्शन तो गलत ही हो जाता है। पहला सही है कि जो भारत की जो वृद्धि दर बताई गई है, जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, वो कितनी बताई गई है कि 6.3 से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। इस वजह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई के वार्षिक समारोह में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पहला कथन है। दूसरा कथन है यह पुरस्कार 1994 में भारत के पहले कप्तान कर्नल सीके नायडू के सम्मान में शुरू किया गया था। अब फिर यहां पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, या कोई भी कथन सही नहीं है। तो यहां पर अगर जो देखा जाए तो बीसीसीआई के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो यहां ये कथन सही है, पहला कथन। दूसरा कथन भी सही है, 1994 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, कब से स्टार्ट की गया था, जो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है 1994 से स्टार्ट किया गया था। दोनों कथन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। तो यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 से आंसर आपको देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एनएचएआई अध्यक्ष संतोष कुमार यादव के कार्यकाल विस्तार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है संतोष कुमार यादव जो 1995 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं को दिसंबर 2022 में एनएचएआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 27 फरवरी 2026 तक, कब तक, 27 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। सही विकल्प चुनना है आपको। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं हमेशा 5 क्वेश्चन रहते हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूं, 3 क्वेश्चन आपके लिए रहते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली आप देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनीता विलियम्स ने हाल ही में कितने घंटे और मिनट का स्पेस वॉक पूरा किया है। कितने घंटे मिनट का स्पेस वॉक पूरा कर गया है हाल ही में, देखा जाए 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 26 मिनट, 6 घंटे 10 मिनट, या 7 घंटे 5 मिनट। ठीक है, तो कितने, टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जो किया है स्पेस वॉक वो कितने घंटे और कितने मिनट का था, ये आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या हो सकती है। ठीक है, यहां पर आपको बताना है जो जीडीपी वृद्धि दर है वो क्या हो सकती है। 5.0 से लेकर 5.5%, 6.3 से लेकर 6.8% के बीच में, 7.0 से 7.5% के बीच में, या 8.0 से लेकर 8.5% के बीच में। ठीक है, तो यहां पर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे 3 क्वेश्चन, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और आप हमारे नव्य धारा बैच से जुड़ सकते हैं। नव्य धारा बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, उसकी सारी डिटेल आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए। आपका कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कल आप लोगों का जो मैंने पूछा था कि क्लासेस की टाइम क्या होगी, तो आप लोगों में से सभी लोगों ने यही कहा कि सर शाम को ही क्लास का टाइम रखा करिए, ताकि पूरे दिन की खबर जो होती है वो हमको उसी दिन शाम को मिल जाया करेगी। क्योंकि अगर हम अगले दिन जाते हैं तो अगले दिन एक दिन पुरानी खबर हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही होता है कि हम पूरे दिन भर की जो खबर होती है उसको शाम को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी वजह से जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो इसी टाइम पे आया करेगी, शाम को 7:30 बजे। ठीक है, तो इसी तरह लगे रहिए, जुड़े रहिए और वीडियो को साझा करते रहिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।